नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम अधिगम का तीसरा सिद्धांत, महान बीएफ स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत लेके आपके सामने आए हैं। इसके पहले हमने आईवी पावलो को पढ़ा, इवानो पेट्रोविच पावलो। उसके बाद थॉर्नडाइक को पढ़ा, जो शिक्षा मनोविज्ञान के पहले ऐसे मनोसाइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए, पशुओं पर प्रयोग किया, इसलिए इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एनिमल इंटेलिजेंसी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनकी दो पुस्तकें थीं। अब हमें बात करनी है आज बीएफ स्किनर की और ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर, वीएफ स्किनर मतलब ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने दो प्रयोग दिए मित्रों। इन्होंने दो दिए, एक 1938 में दिया और एक 1943 में दिया। ये कहाँ के थे, अगला प्रश्न बनेगा। तो बीएफ स्किनर हमारे अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे मित्रों। पहला प्रश्न बनेगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? तो बीएफ स्किनर ने दिया था। बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या था? तो ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर था। बीएफ स्किनर थे कहाँ के? तो अमेरिका के थे। बीएफ स्किनर ने कितने प्रयोग दिए? तो दो प्रयोग दिए, 1938 और 1943 में। ये दो प्रयोग दिए, लेकिन दोनों बार क्या एक ही चीज़ पर प्रयोग किया या अलग अलग चीज़ों पर प्रयोग किया? तो 1938 में महोदय ने चूहों पर, वो भी किस प्रकार के चूहे थे? सफ़ेद चूहे थे। कैसे चूहे थे? सफ़ेद चूहों पर और यहाँ कबूतर पर प्रयोग किया। अगला प्रश्न बनता है कि इन्होंने प्रयोग किए तो इनके प्रयोग, इनका जो सिद्धांत था उसके क्या उपनाम भी हैं? तो हाँ मित्रों, इनके सिद्धांत के उपनाम हैं। इनका जो सिद्धांत है वो हमारे थॉर्नडाइक महोदय का जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थी। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि उद्दीपक होगा तभी अनुक्रिया होगी, और जबकि हमारे बीएफ स्किनर महोदय कहते हैं अरे यार, उद्दीपक हो या ना हो, व्यक्ति को क्रिया करते रहना चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि हमारा एग्जाम हो या ना हो, हमें पढ़ते रहना चाहिए, एग्जाम के लिए नहीं भागना चाहिए। ये हमारे बीएफ स्किनर महोदय कहते हैं। ये कहते हैं बच्चा तभी सफल होगा जब वो लगातार अनुक्रिया करता रहेगा। इनके उपनाम देखते हैं मित्रों क्या होते हैं। पहला होता है आरएस थ्योरी। लो साहब, आरएस थ्योरी का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का महोदय का सिद्धांत था एसआर थ्योरी। तो इन्होंने एसआर थ्योरी को बदल के आरएस थ्योरी कर दिया। तो पहला नाम हो गया आरएस थ्योरी। अगला नाम इनका देखते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये कहते हैं अनुबंधन तो बनता है, कैसा बनता है? सक्रिय बनता है। और जो नवीन अनुबंधन के जनक होते थे, वो अनुबंधन का जनक यदि क्वेश्चन आता है तो इवानो पेट्रोविच पावलो, कोई गलत नहीं कर सकता। यदि प्रश्न में लिखा आ जाता है नवीन अनुबंधन का जनक कौन होगा, तो हमारे महान साइकोलॉजिस्ट ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर होंगे। अगला इनका नाम है अधिगम का श्रृंखला सिद्धांत। अधिगम का श्रृंखला सिद्धांत। अधिगम का श्रृंखला सिद्धांत। अगला नाम है इनका अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत। लालची सिद्धांत हो गया नैमित्तिक। अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत। अगला नाम है अधिगम का कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो कार्यात्मक अनुबंधन किसने दिया? हमारे बीएफ स्किनर महोदय ने दिया। प्रश्नों की श्रृंखला में लेके आए थे कि कार्यात्मक अनुबंधन किसने दिया। तो कार्यात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो हमारे ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर महोदय ने दिया। और एक और होता है, इनकी थ्योरी को ऑपरेंट थ्योरी भी कहते हैं। ऑपरेंट थ्योरी। प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेंट थ्योरी किसने दी? तो बीएफ स्किनर ने दी। प्रश्न बन सकता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? तो बीएफ स्किनर का है। प्रश्न बन सकता है कि अधिगम का श्रृंखला सिद्धांत किसका है? तो बीएफ स्किनर का है। प्रश्न बन सकता है अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत किसका है? अधिगम का कार्यात्मक
अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, ऑपरेंट थ्योरी किसकी है, तो एक ही ऑप्शन टिक होगा, महान ब्यूरस फ्रेडरिक। ये बंदा इतना इंटेलिजेंट था मित्रों, सोचो इसने थॉर्नडाइक जैसे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका का बंदा भी था, इसने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पूरा उलट के रख दिया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत एसआर थ्योरी था, इसने आरएस थ्योरी दे दी। इसने कहा उद्दीपक की कोई जरूरत नहीं है, व्यक्ति क्रिया तो करता ही करता है। कैसे करता है हम देखते हैं, लेकिन पहले स्टार बना के लिख लो। बीएफ स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक व क्लार्क हल क्लार्क हल के सिद्धांत पर आधारित है। देखो तो एक प्रश्न बनता है कि क्लार्क एल हल के नियम पर आधारित है, और यहाँ से एक पुनर्वलन शब्द आता है, हमारा शब्द आता है तो पुनर्वलन। तो पुनर्वलन शब्द कब दिया गया था, तो पुनर्वलन शब्द को बीएफ स्किनर महोदय ने किया था, इस चीज को करेक्ट कर लेना। पुनर्वलन शब्द बीएफ स्किनर ने दिया, जबकि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, हमारे क्लार्क हल ने दिया। क्लार्क सदैव बोलते रहे हम, क्लार्क हल ने दिया। देखो मित्रों, जो पुनर्वलन शब्द है उस शब्द का प्रयोग इन्होंने अपने नियम में किया, ये शब्द इन्होंने दिया। अब जो इनका सिद्धांत आया 1938 में आया, और जो हमारा क्लार्क एल हल का सिद्धांत आया था वह सिद्धांत हमारा 1915 में आया था। तो जब कल पढ़ाएंगे आपको अगले लेक्चर पे, तो आप वहाँ ये मत संदेह करना कि अरे 1915 पुनर्वलन का सिद्धांत आया था। तो जो ये पुनर्वलन शब्द है ये मित्रों इन्होंने 1904 में ही दिया था, ठीक है। लेकिन ये इस पर चर्चा करना या पुनर्वलन पर जोर देने की बात जो है वो बीएफ स्किनर ने की, और इन्होंने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को माना है। और जो चूहों पर प्रयोग किया गया चूहों पर प्रयोग करते समय इन्होंने पुनर्वलन की विस्तृत व्याख्या की, और इन्होंने अपने सिद्धांत देते हुए 4 पुनर्वलन भी बताए। लेकिन पुनर्वलन का सिद्धांत जो है वो सीएल हल्का है, इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना मित्रों। अब आगे चलते हैं और लिखते हैं इन सबको साफ करते चलते हैं, हटाते हैं। अब अगला पॉइंट लिखते हैं मित्रों, स्टार बना के लिखिएगा आप लोग। स्किनर का सिद्धांत एसआर तत्व को लेकर, स्किनर के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के आरएस तत्व को स्टोनर तत्व को आरएस तत्व में परिवर्तित कर दिया तथा पुनर्वलन को स्वीकार किया। ठीक है, क्या किया, पुनर्वलन को स्वीकार किया। अब देखो मित्रों, हमने इतनी चीजें बता दी। अब प्रश्न उठता है कि सर थॉर्नडाइक महोदय के तो इतने सारे नियम थे, विशेषकर किस नियम पर आधारित था, तो यह प्रभाव के नियम पर आधारित था। यह है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है। तो हमने बताया मित्रों कि स्किनर के सिद्धांत में इन्होंने थॉर्नडाइक के एसआर तत्व को उठा के आरएस तत्व में बदल दिया था, और इन्होंने सीएल हल के पुनर्वलन के सिद्धांत से पुनर्वलन को स्वीकार किया, और यहाँ बताया जो यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत के प्रभाव पर आधारित है। अब हम बात करते हैं, इनने जो शब्द दिया था क्रिया प्रसूत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों क्रिया प्रसूत शब्द का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति
उद्दीपक नहीं है, उद्दीपक दिख नहीं रहा है और क्रिया कर रहा है, उसे क्रिया प्रसूत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत कहते हैं। प्रत्यक्ष उद्दीपक नहीं है, उद्दीपक दिख नहीं रहा है, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से कर्तव्य कर रहा है, अपनी इच्छा से क्रिया कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे कि 69,000 वैकेंसी होने के बाद अभी कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन पढ़ने वाले सुपर टेट की तैयारी में जुटे हैं। ये हमारा क्या हो गया? क्रिया प्रसूत हो गया। मतलब कोई प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में उद्दीपक भी नहीं दिख रहा है, फिर भी यदि करने वाला क्रिया कर रहा है तो वह क्रिया प्रसूत कहलाएगी। तो क्रिया प्रसूत से इसका अर्थ क्या होता है लिख लो। क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या होता है? हेडिंग डालो, क्रिया प्रसूत इसका क्या होता है। देखो, इस पर हमें चर्चा करनी है और इस पर लिखना है। लिखते हैं, वह व्यवहार जिसका संचालन वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी उद्दीपक के उद्दीपक भी कैसा हो? प्रत्यक्ष उद्दीपक, बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत कहलाता है। जैसे कि हमें वैकेंसी नहीं दिख रही, फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जैसे कि हमें चलना है, जैसे फिरना है, जैसे सोना है, ये व्यक्ति की इच्छाओं पर जो दैनिक क्रियाएं होती हैं हमारी सारी क्रिया प्रसूत के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि मित्रों यह हम पर डिपेंड होती है, हमें करना है या नहीं करना है। तो लिखा है, वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के, कोई भी उद्दीपक नहीं है, कोई भी हमारा लक्ष्य नहीं है, फिर भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वह क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? क्रिया प्रसूत कहलाता है। जैसे कि खेलना है, कूदना है, खाना है, पीना है, उठना है, सोना, जो दैनिक क्रियाएं होती हैं क्रिया प्रसूत होती हैं। अब इनके प्रयोग की बात करते हैं। और पहला प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया था 1938 में। तो जो एक बॉक्स था, इसको कई बुक्स में स्किनर बॉक्स लिखा होगा। जब डॉक्टर माथुर की बुक पढ़ेंगे तो इसे वास्तविकता में मित्रों स्किनर बॉक्स नहीं कहा जाता, इसे पीजल बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीजल बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीजल बॉक्स कहा जाता है। तो ये पीजल बॉक्स था। इस बॉक्स में क्या था? एक यहाँ पर बटन लगा था, एक क्या लगा था मित्रों? बटन लगा था, और यहाँ पर दाने धरे थे। क्या धरे थे? दाने। क्या धरे थे? दाने। देखो, अब दाने रखे थे मित्रों, और यहाँ चूहे दादू बैठे थे। ये चूहा है अपना, क्या है मिश्रा? चूहा है। ये उद्दीपक है। दाना क्या है? उद्दीपक है। लेकिन कैसा उद्दीपक है? अप्रत्यक्ष उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है? अप्रत्यक्ष है। ये अप्रत्यक्ष का मतलब दिखाई नहीं देना, और जिसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी शिक्षण शास्त्र का वीडियो देखे, जो दूसरा वीडियो है उसमें सारे सूत्र समझाए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष उद्दीपक रखा है। और जब स्टार बना लो, फिर एक अच्छा पॉइंट बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। हमने जब IV पावलोव का सिद्धांत पढ़ा तो कुत्ते के द्वारा जो अभिप्रेरणा हो रही थी, दिखाई दे रही थी, क्योंकि उद्दीपक वहां दिखाई दे रहा था, प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा हो रही है। तो इसमें भी दाने के कारण जब चूहे को दाना खाने के लिए मिलेगा, तो जब किसी चीज की आवश्यकता की पूर्ति होती है, चालक होती है, चालक के बाद आती है क्या? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आदिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग होती है। तो जो यहाँ मित्रों अभिप्रेरणा होगी, जो यहाँ अभिप्रेरणा प्राप्त होगी, वह अभिप्रेरणा कैसी होगी? अप्रत्यक्ष होगी। तो लिख लो, स्किनर के सिद्धांत में अप्रत्यक्ष अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। लो साहब, अप्रत्यक्ष अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। अगला लिख लिया। अब मित्रों चूहा अंधा था, चूहे को भूख लगी थी। देखो वहां भूखी बिल्ली थी, भूखा कुत्ता भी था, अब भूखा चूहा आ गया। ये तीनों महान महोदय थे जिन्होंने व्यवहारवाद की, ऐसे महान शिक्षा शास्त्री थे, बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए मित्रों। और इस पर इन्होंने भूखा चूहा है, अब बेचारा चूहा कूदता रहा, फुदकता रहा, अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि। और एक समय ऐसा है कि चूहे ने यहाँ मार दी
पंजा, और जैसे ही पंजा मारा तो यहाँ से दाने गिरने लगे, यहाँ से दाने गिरने लगे और चूहे को दाना प्राप्त हो गया। और जब काम करने के बाद हमें सफलता प्राप्त होती है तो वह सफलता हमारा पुनर्बलन होती है। तो यहाँ रुकते हैं, पहले इसको अब पुनर्बलन की बात कर लेते हैं ताकि हमें स्किनर ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते समय, लिखो, स्किनर ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते समय चार प्रकार के पुनर्बलन बताए। 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए। पहला पुनर्बलन लिखते हैं मित्रों, हम लोग लिखते हैं क्रमिक पुनर्बलन। पहला हमारा है क्रमिक पुनर्बलन। दूसरा पुनर्बलन है हमारा निश्चित अनुपात पुनर्बलन। तीसरा है हमारा निश्चित अंतराल पुनर्बलन। चौथा है हमारा मित्रों परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो ये हमारे 4 पुनर्बलन दिए मित्रों। इन 4 पुनर्बलन का तात्पर्य क्या होता है, देखो आप पुनर्बलन शब्द को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति निरंतर क्रिया करते रहता है तो क्या होता है, निरंतर क्रिया करते रहता है और क्रिया की समाप्ति पर या क्रिया के मध्य में यदि व्यक्ति को पुनर्बलन दे दिया जाए तो व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा संचारित होती है और प्रेरणा जागृत होती है और वह कार्य करने के लिए ज़्यादा तत्पर हो जाता है। किसी भी कार्य करने के लिए होता क्या है, और जब पुनर्बलन दिया जाएगा तो जो अधिगम होता है वो बहुत प्रभावी हो जाता है मित्रों। कैसे हो जाता है, देखो हम एक कॉमन एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे कि हम कक्ष में प्रश्नोत्तरी बच्चों के साथ करा रहे हैं, जैसे कि अभी आप सभी लोगों को भी क्विज कराई जाती है, एक जो लोग भी जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो हम लोग देखते हैं मित्रों कि वहाँ पर जब हम लोग प्रश्नों के आंसर देते हैं, और यदि हमारे 10 में 9 ही सही होते हैं और यदि उसके बाद कोई शाबाश बोल दे, बहुत अच्छा बोल दे, वेल डन बोल दे, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है कि नहीं, हम अब अगले लेक्चर से, अगली क्विज से और ज़्यादा प्रश्न हल करने की चेष्टा करेंगे। यदि कक्ष में बच्चा उत्तर दे देता है और उसे टीचर कह जाता है शाबाश बेटे, तो उसके बाद बच्चे के अंदर एक पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। बच्चे के कक्षा 10 का रिजल्ट प्राप्त हुआ है और पिता ने कहा बेटा तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया, चलो हम तुम्हें एक अच्छी नई ड्रेस दिला देते हैं, तुम्हें ये चीज़ दिला देते हैं, और पिता ने रिजल्ट आने के तत्काल बाद चीज़ को दिला दिया, समय नहीं लगना चाहिए, बोला और चलो बाजार चलते हैं, तत्काल में दिला दिया, तो बच्चे के अंदर पुनर्बलन की जागृति हो गई, तो बच्चा इंटर में और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा। तो ये पुनर्बलन होता है। इसमें होता है क्रमिक पुनर्बलन, लगातार दिया, ये क्रम के अनुसार देना चाहिए। परिवर्तनशील पुनर्बलन को परिवर्तित करते रहना चाहिए। एक निश्चित अनुपात में एक पुनर्बलन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पुनर्बलन दो, एक उसका भी अनुपात होना चाहिए। और अगला है निश्चित अंतराल पुनर्बलन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक अंतराल में पुनर्बलन प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है और उसे महीने के अंत में शिक्षण कार्य करने के लिए अपनी क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो बताओ कौन सा पुनर्बलन होगा, ये सब प्रश्न बनता है। तो वहाँ एक जो पुनर्बलन होगा वो निश्चित अंतराल पुनर्बलन होगा। मित्रों अब आगे हम बात करते हैं, प्रयोग पर कर रहे थे तो इन्होंने क्या कहा, स्किनर महोदय ने कहा कि व्यक्ति को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, और जब लगातार प्रयास करता रहेगा कार्य की समाप्ति पर यदि व्यक्ति को पुनर्बलन दे दिया जाएगा तो अगली बार जब वह कार्य करेगा तो त्रुटियों में भी कमी होगी और अधिगम हमारा प्रभावी हो जाएगा। मित्रों तो ये 4 पुनर्बलन दिए थे, तो इन पुनर्बलन को लिख लो और अब आगे चर्चा करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। और जो अब जैसे ही चूहे को दाना मिला था और चूहे ने खाया तो चूहे के अंदर एक नई ऊर्जा आई और वह अब दोबारा उछलेगा, कूदेगा ताकि वह शीघ्र दोबारा इसे दाने पाले। क्योंकि उसे मिल गया दाने के रूप में एक बीच में पुनर्बलन, और पुनर्बलन मिलते ही व्यक्ति की क्रिया में आ जाती है क्या, तेजी आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से इन्होंने पुनर्बलन शब्द को दिया। यह प्रयोग इन्होंने किस पर किया था,
चूहे पर किया था। अब मित्रों इनका दूसरा जो अपना प्रयोग है वह प्रयोग कबूतर पर था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो वह प्रयोग किस पर था? कबूतर पर था मित्रों। तो हम कबूतर को और देख लेते हैं। पीजल बॉक्स कहते हैं, कहीं कहीं स्किनर बॉक्स लिखा होगा लेकिन सही नाम क्या होता है? पीजल बॉक्स होता है। यहाँ हमारा कबूतर है उड़ना वाला, और ये देखो इसके लिए भी अप्रत्यक्ष दाने धरे हुए हैं और यहाँ पर एक बटन लगा है। अब कबूतर को लगी है भूख, तो कबूतर बॉक्स के अंदर पीजल जो रखा है उसमें उड़ने की चेष्टा कर रहा है मित्रों, फड़फड़ा रहा है, चोंच को यहाँ वहाँ मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगी है भूख। और जब हमने कहा था, अभी परिभाषा बताई थी पुनर्बलन की, जब व्यक्ति क्रियाएं करते रहता है, क्रिया के मध्य में या क्रिया की समाप्ति पर यदि उसे पुनर्बलन मिल जाता है तो वह अधिगम करने के लिए अधिक सक्रिय हो जाता है और उसका अधिगम प्रभावी भी होने लगता है। तो इस कबूतर की जो यहाँ कबूतर है और ये जो दाना है उद्दीपक है, तो यहाँ पर घाला, यहाँ पर घला, और जैसे ही चोंच घली और जैसे ही चोंच घली तो यहाँ से दाना गिरा, तो यह दोबारा क्रिया करने के लिए अग्रसित हो गया। और इस नियम से इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी थी, जो बताने का मेन रीजन था। यहाँ से अभिक्रमित अनुदेशन विधि मिली, और अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ होता है बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त करना। अनुदेशन विधि और अभिक्रमित अनुदेशन विधि के मित्रों 5 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 5 भाग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वह हम लिख लेते हैं। पहला होता है हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अगला होता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अगला होता है मैथेटिक्स या गिलबर्ट अवरोही या मैथेटिक्स अनुदेशन। अगला होता है हमारा कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। अगला होता है हमारा स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन, स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। ये हमारे 5 अनुदेशन होते हैं जो बीएफ स्किनर महोदय ने दिए थे। पहला होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा होता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा होता है अवरोही मैथेटिक्स अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, स्वनिर्देश अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये हमारी चीज़ हो गई। ये हमारा स्किनर का मित्रों क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। और हमने बताया था स्किनर ने 1938-1943 में 2 प्रयोग दिए। पहला प्रयोग चूहे पर किया। चूहे पर जब प्रयोग किया तो इन्होंने वहाँ पुनर्बलन शब्द को स्वीकार किया। पुनर्बलन शब्द इन्होंने 1904 में दिया था, और जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने 1915 में दिया था। पहला शब्द ये होता है, इनका जो सिद्धांत आया पहला 1938, दूसरा 1943। 1943 में इन्होंने कबूतर में प्रयोग किया, और कबूतर में प्रयोग करते समय इन्हें अभिक्रमित अनुदेशन बताया। इस प्रकार से हमारा सिद्धांत होता है मित्रों पूर्ण, और इसमें कुछ और चीज़ें शैक्षणिक महत्व रहेगा जो अभी हम आप लोगों को बताएंगे। और मित्रों यहाँ से प्रश्न यही बनेगा, इनके उपनाम बनेंगे, और जो भी प्रश्नोत्तरी बनते हैं एक्स्ट्रा प्रश्न, तो आपको प्रश्नों की श्रृंखला लेके कल संडे पर ही आ सकते हैं आप लोगों के लिए, जो अभी तक प्रश्न कराए गए हैं, या अधिगम के पूरे प्रश्नों की तगड़ी श्रृंखला 30-35 प्रश्न आएंगे हर संडे पर। कोशिश रहेगी इस संडे से अगले संडे से स्टार्ट किया जाए, बस थोड़ा टाइम की व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है मित्रों। अगला देखते हैं, हम देखना है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में 2 व्यवहार बताए। 2 व्यवहार बताए। कितने व्यवहार बताए? 2 व्यवहार बताए। पहला बताया इन्होंने प्रतीकात्मक व्यवहार, और दूसरा बताया क्रिया प्रसूत व्यवहार। ये प्रश्न आ सकता है कि थॉर्नडाइक ने, माफ कीजिए, बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत में कितने पुनर्बलन बनाए? पहला प्रश्न बन सकता है तो 4 पुनर्बलन बताए।
अगला प्रश्न बन सकता है बीएफ स्किनर ने कितने प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन बताए, तो 5 प्रकार के प्रश्न बताए। अगला प्रश्न बन सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिए, तो बीएफ स्किनर ने दिए। कब दिए, 1943 में दिए। अगला प्रश्न बन सकता है पुनर्वलन शब्द किसने दिया, तो बीएफ स्किनर ने दिया। अगला प्रश्न बन सकता है कि बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत में व्यवहार कितने प्रकार का बताया, तो 2 प्रकार के बताए। पहला होता है प्रतीकात्मक व्यवहार, दूसरा होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। अब प्रश्न बनता है प्रतीकात्मक व्यवहार क्या होता है और क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है, तो वह व्यवहार जिसका संचालन उद्दीपक और अनुक्रिया साथ में होता है। अनुक्रिया और उद्दीपक का पता नहीं होता है और सीधा उद्दीपक के साथ अनुक्रिया जुड़ी होती है। ऐसा व्यवहार जिसमें सीधा उद्दीपक अनुक्रिया एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई भी टाइम गैपिंग नहीं होता। जैसे कि हम खा रहे थे खाना और हम जैसे ही खाना खा रहे थे तो तगड़ी लाल मिर्च हम खा गए और लाल मिर्च खाते ही हम झन्ना गए, हमारे आंखों से आंसू और नाक से पानी गिरने लगा। तो देखो उद्दीपक मिला नहीं कि अनुक्रिया हो गई, अनुक्रिया हुई नहीं कि उद्दीपक मिल गया, तो यहाँ कोई चीज़ पता नहीं चलेगी। ये प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। और अगला हमारा लिखा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। वह व्यवहार जिसका संचालन, ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो। यदि व्यक्ति चाहे तो वह व्यवहार करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। जैसे कि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोगों को देखना होगा तो आप देखेंगे, नहीं देखना होगा तो नहीं देंगे। आप कौन सा व्यवहार कर रहे हैं, क्रिया प्रसूत व्यवहार कर रहे हैं। आपके फ़ोन में किसी का फ़ोन बज रहा है, आपको इच्छा है तो उठाना है, नहीं उठाना, इच्छा है तो नहीं उठाना। आपके फ़ोन में लगातार आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करे जा रहा है, आपकी इच्छा होगी आप रिप्लाई देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। ये क्या हुआ, क्रिया प्रसूत व्यवहार हुआ। अच्छा, एक चीज़ में तो आपको बताना भूल गए, हमने बताया था पुनर्वलन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन पुनर्वलन को बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन पुनर्वलन को प्रदर्शित करने का, परोसने का तरीका 2 प्रकार का होता है। पुनर्वलन को प्रदर्शित या परोसने का तरीका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक पुनर्वलन, दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक पुनर्वलन, हमें ध्यान देना है कि हमें सदैव सकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करना है। नकारात्मक पुनर्वलन का हमें कभी भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नकारात्मक पुनर्वलन जब भी हम बालक को देंगे, नकारात्मक पुनर्वलन जब भी बालक को देंगे तो बालक के अंदर असंतुष्टिहीन भावना पैदा हो जाएगी और हो सकता है बालक अपन जो सोच रहे हैं उस उद्देश्य से भ्रमित हो जाए। तो इसलिए बालक को जितना हो आप सकारात्मक पुनर्वलन दीजिए। ये हो गया। अब इस पर हमें कुछ मित्रों हमें शैक्षणिक महत्व और पढ़ने हैं इस सिद्धांत के, और इस सिद्धांत यहाँ पर ख़त्म होता है। यदि और कुछ प्रश्न बनेंगे, शैक्षणिक महत्व पढ़ लेते हैं हम। शैक्षणिक महत्व पढ़ते हैं तो पहला यह सिद्धांत देखो, आईवी पावला का सिद्धांत था जो छोटे बालकों के लिए था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो था हमारा वो मंदबुद्धि बालकों के लिए था। तो बीएफ स्किनर का सिद्धांत है यह सामान्य बालकों के लिए है, यह सामान्य बालकों के लिए है पहला। दूसरा, यह सामान्य बालकों के लिए है। अगला है क्रिया की निरंतरता एवं पुनर्वलन पर सर्वाधिक जोर देता है। यह है क्रिया की निरंतरता एवं पुनर्वलन पर सर्वाधिक जोर देता है। अगला, यह अभिक्रमित अनुदेशन विधि पर इसी सिद्धांत पर आधारित है, तो हम बता ही चुके हैं। मनोरोगियों का उपचार करने में सहायक है। मनोरोगियों का उपचार करने में सहायक है। अगला देखते हैं, यह करके सीखने के नियम पर आधारित है। यह है करके सीखने के नियम पर आधारित है। प्रश्न है आप लोगों के लिए, करके सीखने का नियम किसने दिया था? करके सीखने का नियम किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में सही मित्र हमारे उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बालक बालिकाओं को सीखने के लिए प्रेरित करता है। सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला है, बालक बालिकाओं का उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण करवाने में सहायक होता है। छात्रों का निदानात्मक व
उपचारात्मक शिक्षण करवाने में सहायक होता है। अब देखो तो इनको एक बार समझ लेते हैं। शैक्षणिक महत्व में या सामान्य बालकों के लिए होता है। हम एक बार तीनों नियमों को सुनते हैं। देखो, तीनों में भूखे जानवर को लिया गया। आईवी पावलो ने कुत्ते को लिया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को लिया, इन्होंने चूहे को लिया और कबूतर को लिया। तो जो आईवी पावलो का नियम था, जो आईवी पावलो महोदय ने नियम दिया था, वह नियम था हमारे छोटे बालकों के लिए। थॉर्नडाइक महोदय ने दिया मंदबुद्धि बालकों के लिए, और इन्होंने जो दिया वह सामान्य बालकों के लिए दिया। आईवी पावलो ने किसी कार्य की आवृत्ति पर जोर दिया, थॉर्नडाइक महोदय ने अभ्यास की पुनरावृत्ति पर जोर दिया, और इन्होंने हमारे सर्वाधिक बल जो दिया है वह काय पे दिया है, क्रिया की निरंतरता एवं पुनर्वर्ण पर सर्वाधिक जोर दिया है। ये इनके शैक्षणिक महत्व थे। क्वेश्चन बन सकता है कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा करवाने का नियम जो सहायक होता है, किसका नियम सहायक होता है? पेडालॉजी में क्वेश्चन बन सकता है। पेडालॉजी में क्वेश्चन बन सकता है, एक व्यक्ति है जो मनोवैज्ञानिक रूप से मन का रोगी है, उस मनोरोगी को आप किस शिक्षण विधि के द्वारा सही करेंगे? उन्होंने अनुबंध सिद्धांत दिया आईवी पावलो ने, थॉर्नडाइक ने बंध सिद्धांत दिया, इन्होंने पुनर्वर्ण पर जोर दिया। तो हमारा स्किनर ऑप्शन इसमें टिक हो जाएगा। इस प्रकार के पेडालॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार।